हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल में देशी शासकों के बारे में पढ़ा था। देशी शासकों में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश को एकदम डिटेल से कवर किया था। ये जो शासक थे ये मगध साम्राज्य पे इन्होंने शासन किया। और आज के इस वीडियो में विदेशी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में जो विदेशी शासक हुए हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। विदेशी शासकों में इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण वंश को एकदम डिटेल से कवर करेंगे। जैसा कि मगध पे 7 राजवंशों ने शासन किया था, उसमें से 7 राजवंशों को हम लोगों ने कल के वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। हरेक वंश, शिशनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये मगध साम्राज्य पे इन्होंने शासन किया। तो इसमें से 7 राजवंश थे, उनको हमने कल के वीडियो में बिल्कुल एकदम कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में विदेशी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नोट्स को देख लेते हैं किस हिसाब से डिजाइन किया गया है, उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास के देखने के बाद आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। और ये नोट्स भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मगध साम्राज्य पे 7 राजवंशों ने शासन किया था, तो 7 राजवंशों का जो क्रम है याद करने का एकदम सही ट्रिक में, तो उसके लिए ट्रिक है हसीन, माशूका, 7। तो विदेशी शासकों के बारे में देखते हैं। तो विदेशी शासक में इंडो ग्रीक को पढ़ते हैं, इन्हीं को हिंद यवन कहा गया है। जो इंडो ग्रीक थे इन्हीं को हिंद यवन कहा गया है। जैसा कि मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार हमले होते रहे, यानी आक्रमण होते रहे। उत्तर पश्चिमी जो सीमा थी उस पर लगातार हमले होते रहे। जो पहला आक्रमण हुआ वह हिंद यूनानी या जिसे बैक्टीरियाई यूनानी के द्वारा कह सकते हैं। तो प्रमुख शासक हैं तो इनको देखते हैं इंडो ग्रीक में। तो इंडो ग्रीक में प्रमुख शासक हैं, एक एक करके बारी बारी से उनको पढ़ते हैं। जैसे कि डेमेट्रियस प्रथम। तो डेमेट्रियस प्रथम के बारे में देखते हैं। भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को जाता है, यानी इसी ने सबसे पहले भारत की सीमा में प्रवेश किया। 183 ईसा पूर्व के लगभग डेमेट्रियस प्रथम ने साकल को जीतकर, जिसका आधुनिक नाम है इसालकोट, को अपनी राजधानी बनाया। और भारतीय राजा की इसने उपाधि भी धारण की, यानी डेमेट्रियस प्रथम ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की। तथा यूनानी और खरोष्टी दोनों प्रकार की लिपियों का इसने प्रचलन किया और दोनों प्रकार के सिक्के चलवाए। यानी जो यूनानी और खरोष्टी लिपि थी, इन दोनों लिपियों के सिक्के इसने जारी करवाए। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइड्स ने तक्षशिला को राजधानी बनाया था। यानी डेमेट्रियस प्रथम के शासनकाल में इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसालकोट को, यानी जिसका नाम साकाल है। साकल का आधुनिक नाम इसालकोट। और डेमेट्रियस के बाद में यूक्रेटाइड जो हुआ, ये अपनी राजधानी तक्षशिला को उसने बनाया। इसके बाद में मिनांडर के बारे में देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक है ये। और शासनकाल इसका जो रहा वो 165 से 145 ईसा पूर्व के मध्य में रहा है। इसका जो नाम है वो बौद्ध साहित्यों में मिलिंद देखने को मिलता है, यानी बौद्ध साहित्य जो है उसमें इसका जो नाम है मिलिंद देखने को मिलता है। इसकी भी राजधानी साकल थी। और इसका जो साकल जो थी ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यानी साकल जो राजधानी थी ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ये मिनांडर के शासनकाल में। और सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित इसने करवाया। यह बौद्ध मतानुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसने सिक्कों पर अपने धर्म चक्र बनवाया था, यानी सिक्कों पे धर्म चक्र अंकित था। इसके बाद देखते हैं यूनानियों की क्या देन है। तो यूनानियों की देन, तो यूनानियों ने सांचों से सिक्का बनाना निर्माण किया। यानी सिक्का बनाने की जो विधि थी वो सांचों द्वारा निर्माण करना उनको आरंभ कर दिया था, जिसका आज भी भारत में प्रचलन है। सिक्कों पर राजा का नाम और चित्र तथा तिथियां भी अंकित करने का श्रेय
यूनानियों को जाता है। यानी जो सिक्कों पे नाम, सन और चित्र आदि चीज़ें देखने को मिलती हैं वो यूनानियों की ही देन है। ज्योतिष कला का भी विकास हुआ। यूनानियों की देन ज्योतिष कला भी है जो भारत में आज भी प्रचलित है। इसके बाद देखते हैं शक वंश के बारे में। तो शक मूलतः सीरिया के निवासी थे, यानी उत्तर सीरिया के निवासी थे। ये भारत में बोलन दर्रा पार करके भारत में आए। जो शक थे वो बोलन दर्रा पार करके भारत में आए थे, यानी भारत में इनका आगमन हुआ वहाँ से। उसके बाद में भारतीय स्रोतों में इनको सीथियन कहा गया है। भारतीय स्रोतों में इन्हें सीथियन कहा गया है। ये 5 शाखाओं में विभाजित थे, यानी 5 क्षेत्रों में ये अलग अलग विभाजित थे, जिसमें से वो 5 क्षेत्र हैं अफगानिस्तान में और पंजाब में, जो राजधानी तक्षशिला थी पंजाब में, मथुरा पश्चिमी भारत में और ऊपरी दक्कन में। ये 5 क्षेत्रों में विभाजित थे, यानी जो शक थे ये 5 क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। इसके बाद में देखते हैं प्रमुख शासक इसमें कौन कौन से हुए हैं। तो प्रमुख शासक इसमें हुआ मोगा, जिसे माउस भी कहते हैं। यह तक्षशिला के शासकों में प्रमुख था और इससे प्रथम शक शासक कहा गया है, यानी ये प्रथम शक शासक था जो भारत में आक्रमण करके भारत में राज्य स्थापित किया अपना। उसके बाद में इस वंश का शासक जो था नहपान था, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी से पराजित हुआ था, यानी गौतमी पुत्र जो सतकर्णी था उससे यह पराजित हुआ था। उसके बाद में देखते हैं सिक्कों पर इसके लिए राजा संबोधन हुआ है, मतलब जो सिक्के इसके हैं इसके काल में जारी हुए हैं तो इसके लिए इसकी पहचान का जो शब्द था वो राजा के माध्यम से संबोधन किया गया है। और सिक्के जो इसके हैं वो अजमेर से लेकर नासिक तक देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं रुद्रदामन प्रथम, यानी रुद्रदामन जो प्रथम है उसके बारे में देखते हैं। तो रुद्रदामन जो था यह भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था, यानी सर्वाधिक शक्तिशाली राजा अगर कहें तो रुद्रदामन प्रथम को कह सकते हैं। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, यानी जो सुदर्शन झील का अगर निर्माण की बात करें तो सुदर्शन झील जो थी वो मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन उसका जीर्णोद्धार किसके काल में, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने करवाया। यानी उसका जो दोबारा से मरम्मत करवाई जाती है तो उस किसके काल में हुई, रुद्रदामन प्रथम के इसने करवाया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है PCS 2014 में, आप चाहे चेक कर सकते हैं कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, या कुछ 2014 में एग्जाम में UP PCS में पूछा गया है, तो आप वहाँ से इसे जाके देख सकते हैं, आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। यह संस्कृत प्रेमी था, यानी इसे संस्कृत में बहुत ही प्रेम था। इसने संस्कृत में कई अभिलेख भी उत्कीर्ण करवाए। उसके बाद में अब देखते हैं पहला वंश जिसे पार्थियन साम्राज्य कहा गया है। इनका मूल निवास जो था वो ईरान है। ये भारत में शकों के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ, यानी शकों के बाद कह सकते हैं पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ। इसका जो वास्तविक शासक था वो मिथ्रेडेटस था, यानी मिथ्रेडेटस प्रथम था वास्तविक शासक। और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक की अगर बात करें तो गोंडो फर्नीज है जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था इस वंश का। इसका फारसी में नाम बिंदकरण है, जिसका अर्थ होता है यश विजय, यश विजयी है। इस वंश का अंत कुषाणों द्वारा हुआ, यानी इस वंश का अगर अंत की बात करें तो इस वंश का जो अंत हुआ वो कुषाणों के द्वारा हुआ। उसके बाद में कुषाणों का भारत पे अधिकार हो गया तो उसको कुषाण वंश के बारे में देखते हैं। तो कुषाण वंश जो था इसके प्रमुख शासकों के बारे में देख लेते हैं। तो कुषाण वंश के जो प्रमुख शासक हैं कुछ, तो पहले नंबर में कुजुल काडफिसस हैं। ये भारत में कुषाण वंश की स्थापना का श्रेय इनको जाता है, यानी इन्होंने ही भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। उसके बाद में अगर देखें तो रोमन सिक्कों की नकल करके, यानी इन्होंने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के जारी किए, यानी तांबे के सिक्के चलाए अपने शासनकाल में। उसके बाद में जो दूसरा शासक है बिम कड़फिसस, तो उसके बारे में देखते हैं। तो बिम कड़फिसस जो था यह सर्वाधिक शक्तिशाली, यानी यह कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया है। यह सिंधु नदी पार कर पंजाब और तक्षशिला पर अधिकार कर लिया था इसने। और यह शैव मतानुयायी बताया गया है। शैव मतानुयायी होते हुए मतेश्वर की उपाधि धारण की थी, यानी इसने मतेश्वर की उपाधि धारण की थी, जिससे कहीं ना यह
ज्ञात होता है कि यह शैव मतानुयायी था। और सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां देखने को मिलती हैं। यानी इसके काल में जो सिक्के जारी हुए हैं उनमें शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां देखने को मिलती हैं। इससे भी यह ज्ञात होता है कि यह शैव मतानुयायी था। तो इसके बाद चलो देखते हैं आगे कनिष्क के बारे में। तो इस वंश का कनिष्क जो शासक था इसका राज्यारोहण 78। प्रथम राजधानी इसकी पेशावर थी, जिसका आधुनिक नाम है पुरुषपुर। यानी पेशावर का आधुनिक नाम है पुरुषपुर। इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। दरबार में पासरव, अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान रहते थे इसके। यानी इसके दरबार में पासरव, अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे कुछ महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे। और चरक जैसे चिकित्सक भी मौजूद थे। यानी इसके शासनकाल में इसके राज दरबार में चरक जैसे जो चिकित्सक हुए हैं, महान चिकित्सक हुए, वो भी इसी के शासनकाल में इसके दरबार में मौजूद थे। और मूर्ति कला की अगर बात करें तो मथुरा शैली और गंधार शैली का जन्म हुआ है। और इसे द्वितीय अशोक भी कहा गया है। यानी यह बौद्ध धर्म का मतानुयायी था। यानी बौद्ध धर्म के कई इसने स्तूपों का निर्माण करवाया, तो इसीलिए इसे द्वितीय अशोक कहा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसका PDF भी आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना।